डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे एकदम दिख रहा है। दैट इज़ ब्लड रिलेशंस यानी कि खून के रिश्ते। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डेफ़िनेटली क्वेश्चंस जो है वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है जी। तो हम आज का सेशन शुरू करने से पहले ये चीज़ समझेंगे कि ब्लड रिलेशंस जो है ना, इसकी एक अप्रोच रहती है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बेसिक्स हैं जो हमें सीखने हैं पहले। हम वो बेसिक सीखेंगे, कंडीशंस, रूल्स को दिमाग में रखेंगे, तभी हम अपनी अप्रोच जो है वो डेवलप कर पाएंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो यहाँ पे आज हम क्या सीखेंगे कि ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से जो है किए जाते हैं और एग्जाम में आप उनको किस तरीके से टैकल करोगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड रिलेशंस की कि ब्लड रिलेशंस होते क्या हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि ब्लड रिलेशंस, अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ब्लड रिलेशंस तो खून के रिश्ते होते हैं, इसमें क्या सीखना है। ठीक है, हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड रिलेशंस जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से यहाँ पे हमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम अगर बैठ के सोचने बैठ जाएं, ठीक है, इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं है कि हम रिलेशन सोचने बैठ जाएं। हमें उसको अप्रोच को डेवलप करना है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेके चलना है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशंस, यस बिल्कुल सही है कि ब्लड रिलेशंस जो है वो बाय बर्थ से जो हमारे रिलेशंस होते हैं, यानी कि हमारे मदर फादर वाला रिलेशन हो गया हमारे साथ, हमारे भाई बहन हो गए, ठीक है, कजन्स हो गए, ताए चाचा हो गए, मासी, नानी नाना, दादा दादी हो गए, ये सारे रिलेशंस बिल्कुल सही है कि ब्लड रिलेशन में ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बाय बर्थ वाले जो रिलेशंस हो गए। ठीक, तो जब हम रीजनिंग में कर रहे हैं ना, तो हमने सिर्फ बाय बर्थ वाले यानी कि जन्म वाले रिलेशंस को ही कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो बाय मैरिज वाले रिलेशंस होते हैं उसको भी इसी में कंसीडर करके चलना है। बाय मैरिज यानी कि जो इन लॉज वाले रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ की तरफ से रिलेशन है, उनके थ्रू जो रिलेशन बनते हैं वो सारे भी इसी में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने से पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो हमें दिमाग में रखने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे ना पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्वियसली हम एक एक जाने का लिखने नहीं बैठेंगे ना, इतना टाइम नहीं है पेपर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना कुछ सिम्बल्स और कुछ नोटेशंस का यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे, कुछ नोटेशंस यूज़ करेंगे पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले जिस तरीके से हम मेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल को हम इस तरीके से माइनस का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्वियसली हम लिखने तो बैठेंगे नहीं कि दिस पर्सन इज़ अ मेल और दैट पर्सन इज़ अ फीमेल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिबलिंग्स की, सिबलिंग्स यानी कि जो आपके सगे भाई बहन हैं। ठीक है, देखो इस चीज़ को यहाँ पे समझेंगे, जो आपके रियल ब्रदर सिस्टर रहते हैं उसके लिए यहाँ पे ब्रदर सिस्टर जैसा वर्ड ही यूज़ किया जाएगा, सिबलिंग जैसा वर्ड ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो आपके कज़न्स होते हैं उसके लिए कज़न वर्ड यूज़ किया जाएगा। ठीक है, या ऐसा लिखा जाएगा कि उसके पेरेंट्स अलग हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कज़न्स आपके जो होते हैं आपके और उनके पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिबलिंग्स वर्ड या रियल ब्रदर सिस्टर जैसा वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि आपके पेरेंट्स जो है वो सेम है। ठीक है, तो सिबलिंग्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के एक सिंगल साइड एरो लगा दो, चाहे राइट साइड लगाओ चाहे लेफ्ट साइड लगाओ, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ठीक है, क्योंकि सिबलिंग्स जो हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ आप हो, आपका कोई भाई है या आपकी कोई सिस्टर है, बहन है, ठीक है, आप क्या हो, आप लोग सेम जनरेशन के लोग हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम जनरेशन के लोगों को बेसिकली जो है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आप सब एक ही जनरेशन में आते हो। अगर आप यहाँ पे हो तो आपका भाई बहन भी यहीं पे आएंगे। ठीक है, सेम जनरेशन में आएंगे। ठीक है, जनरेशन चेंज नहीं होगी।
ठीक है, तो आप एक ही सतह पे बैठे हुए हो, दैट इज उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्पाउस की, स्पाउस यानी कॉमन टर्म यूज़ की जाती है हस्बैंड या वाइफ के लिए। ठीक है, तो अगेन ये भी सेम जनरेशन के लोग हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और डबल साइड एरो जो है वो लगा देंगे, दोनों साइड एरो लगा देंगे। ये हमारा सिंबल रहता है स्पाउस का, हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कुछ सिंबल्स रहते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमने दिमाग में रखना है। ठीक है, लिखा भी हुआ है, इन माइंड, कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, मैंने स्टार मार्क कर दिया बिकॉज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और फिर पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, रिलेट कीजिए अपने रियल लाइफ के साथ। ठीक है, रियल लाइफ में जो आपके रिलेशन हैं उसके साथ रिलेट करके इस चीज़ को कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, कीप द जनरेशन गैप इन माइंड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जनरेशन का गैप है तो आपको उसको दिमाग में लेके चलना है। सेम जनरेशन के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर सेम जनरेशन के लोग हैं तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। तो खुद सोचिए, अगर जनरेशन का गैप है, गैप वर्ड ही यूज हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपके फादर हैं या आपकी मदर है। ठीक है, तो आपका और आपके फादर या मदर के साथ क्या है, जनरेशन का गैप है। तो उस गैप को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, वर्टिकल लाइन जो है वो लगा के। ठीक है, तो हम वर्टिकल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे जनरेशन के गैप को। ठीक है, या वर्टिकल डैश कह लो, वर्टिकल लाइन कह लो, दैट इज टोटली अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्टिकल गैप लगा दिया है। ठीक है, वर्टिकल लाइन लगा दी है। ऑब्वियसली जो जनरेशन में ऊपर है वो ऊपर ही आएगा, उसको हम ऊपर रख देंगे। जो जनरेशन में नीचे उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे मैंने बोला आप हो, ठीक है, तो आप कहाँ आओगे, आप ऑब्वियसली नीचे वाली जनरेशन में आओगे। अगर मैंने बोला आपके पापा हैं तो वो आपसे एक जनरेशन के आएंगे, ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि आपके दादाजी हैं, ठीक है, तो वो आपसे क्या है, गैप कितने का है, आपका और आपके दादाजी के बीच में 2 जनरेशन्स का गैप है। तो आप आओगे यहाँ पे, फिर आपके यहाँ पे फादर आ गए। ठीक है, उसके ऊपर दादाजी आ गए। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं कि आपके परदादा जी हैं तो परदादा जी क्या हो गए, अब आपका और आपके परदादा जी के बीच में कितने का गैप हो गया, 3 जनरेशन्स का गैप हो गया। चौथी जनरेशन में बेसिकली आप आ रहे हो उनसे। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में गैप जो है वो 3 का है, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, इससे भी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, दादाजी से भी ऊपर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली गैप कितने का रहा हमारे पास, यहाँ पे गैप रहा है 1, 2 एंड 3 का। लेकिन जनरेशन कौन सी काउंट हो रही है, ये फर्स्ट जनरेशन होती है, जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रेट वाली हो गई। ठीक है, उससे नीचे वाली ग्रैंड हो गई। ठीक है, फिर तो आपके पेरेंट्स ही आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप खुद आ रहे हो। ठीक है, तो आप चौथी जनरेशन में आ रहे हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आपसे 2 जनरेशन का गैप रख के कोई पर्सन आएगा ना, 2 जनरेशन का गैप का मतलब है आप यहाँ पे हो, यहाँ पे आपके पेरेंट्स हो गए और यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे या दादी हो जाएंगी या नाना नानी हो जाएंगे, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या लग जाता है, ग्रैंड लग जाता है। ठीक है, अगर 3 जनरेशन का गैप डाल के कोई जा रहा है ऊपर तो उसके लिए ग्रेट वर्ड यूज होता है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान जो है वो रखना है। ठीक है, तो जनरेशन गैप को आप दिमाग में हमेशा लेके चलोगे। ठीक है, ठीक है, आप सबसे लास्ट जनरेशन में आ रहे हो, अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लेके या ग्रैंड पेरेंट्स से लेके। ठीक है, तो गैप जो है आपने उसका ध्यान रखना है बस। आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस गैप का ध्यान रखो। आप खुद रियल लाइफ से कनेक्ट करो इस चीज़ को। अगर मैं बोल रही हूँ आप हो, ठीक है, और मैं बोलूँ आपके पापा हैं, तो आपका और आपके पापा के बीच में कितने का गैप है, 1 जनरेशन का। अगर मैं बोलूँ आपके दादाजी हैं, तो आपका और आपके दादाजी के बीच में कितने का गैप है, 2 जनरेशन का। अगर मैं बोलूँ आपके परदादाजी हैं, तो आपका और आपके परदादाजी के बीच में कितने का गैप है, इसकी 3 जनरेशन का गैप है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेवर एज्यूम द जेंडर बेस्ड ऑन नेम।
सो सिंपली अगर इसको ट्रांसलेट करें तो क्या मीनिंग निकल रहा है कि आप कभी भी नाम के बेसिस पे जेंडर को एज्यूम नहीं करोगे जब आप ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कोई पर्सन है, उसका नाम क्या है, राकेश है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया में बात करें तो जनरली दिमाग में क्या आता है कि राकेश है तो ये मेल ही होगा, है ना, दिमाग में यही चीज़ आती है क्योंकि जनरली यहाँ पे क्या होता है, राकेश मेल्स का ही नाम होता है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री में चले जाओ और वहाँ पे जाके आप ये चीज़ बोलो, आप इंडिया से बाहर गए हो किसी और कंट्री में, आप वहाँ पे जाके बोलो कि इस पर्सन का नाम राकेश है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में, वहाँ के जो लोग होंगे, लोकल्स होंगे, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि राकेश का वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ है, जो नाम है, ये बेसिकली कल्चरल बेसिस होता है ना, रीजनल बेसिस है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम होते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ कॉमन है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि राकेश है तो मेल ही होगा, फीमेल भी तो हो सकती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हम इसको ओवरऑल क्या एक्सेप्टेंस है, हमने वो चीज़ लेके चलनी है कि आपने नाम के बेसिस पे जेंडर को एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। जब तक आपको क्वेश्चन में अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड और क्लैरिफाइड, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है, आप खुद से जेंडर को एज्यूम नहीं करोगे। इस पॉइंट को प्लीज़ दिमाग में रखना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे क्या है कि आप नाम के बेसिस पे तो जेंडर को एज्यूम नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह ये चीज़ नहीं बताई जाती है, बट अ फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर। फ्यू एक्सेप्शंस कब आती है, देखो जनरली हम नाम के बेसिस पे जेंडर को एज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे पास नाम के बेसिस वाले ही क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ठीक है, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें नाम दिए होते हैं, सिर्फ नाम नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हमारे पास, हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं फिर, कि हम देखते हैं ऑप्शन सारे मेल हैं या फीमेल है, या अगर हमें कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला या नन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन दे दिया गया, फिर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें सारे ही ऑप्शन मेल या फीमेल वाले दे दिए हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो जज करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अदरवाइज इस चीज़ को आप दिमाग में रखोगे कि आपने नाम के बेसिस पे जेंडर को एज्यूम नहीं करना है, ठीक। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, एक वर्ड होता है पैटर्नल, एक होता है मैटर्नल। पैटर्नल का मतलब क्या होता है, वो वाले रिलेशन जो पापा की साइड से हैं, फादर की साइड से हैं। मैटर्नल होता है जो मम्मी की साइड से रिलेशन है, मदर की साइड से, ठीक है। आप इसको पीपी से भी याद रख सकते हो, पैटर्नल यानी कि पापा साइड, ठीक है। पी से पैटर्नल, पी से पापा हो गए, ठीक है। और मैटर्नल और मदर का तो दोनों में ही एम आ रहा है, इनिशियल लेटर, ठीक है। पैटर्नल साइड यानी कि पापा की साइड हो गई। अगर मैं बोलूँ पैटर्नल ग्रैंडफादर तो मतलब किसकी बात हो रही है, दादाजी की, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैटर्नल ग्रैंडफादर तो मतलब किसकी बात हो रही है, नाना जी की, ठीक है। पैटर्नल अगर मैं बोल रही हूँ ग्रैंड मदर तो मतलब दादी की बात हो रही है। मैटर्नल ग्रैंड मदर बोल रही हूँ तो मतलब नानी की बात हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है आपने हमेशा, ठीक है जी। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट रूल जिसको हम बोलते हैं, ओके। अच्छा, अब कई बार ना आपको क्वेश्चन में लिखा होगा ओनली वन सन या ओनली वन डॉटर, ठीक है। अगर मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मेरा ना इकलौता बेटा है, ओनली का मतलब क्या होता है, इकलौता या सिर्फ एक ही, ठीक है। मैंने बोला कि आई हैव ओनली वन सन, ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। मेरा एक ही बेटा है का क्या मतलब है कि मेरा कोई और दूसरा बेटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, ठीक है। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना कि आई कैन हैव अ डॉटर, ठीक है। हो सकता है कि एक बेटी भी हो, बेटा एक ही है लेकिन बेटी तो हो सकती है, ठीक है। ओनली वन डॉटर अगर मैंने बोल दिया कि मेरी इकलौती बेटी है तो इसका मतलब मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है, बेटी सिर्फ एक ही है मेरी, लेकिन एक बेटा तो हो सकता है, कैन हैव अ सन, ठीक है। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जो ओनली वन सन है, ठीक है, जो इकलौता बेटा है, ठीक है, उस इकलौते बेटे की कोई बहन हो सकती है, भाई कोई नहीं होगा क्योंकि वो लड़का अकेला है, खुद है, ठीक है। ओनली वन डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ओनली वन डॉटर है, इकलौती बेटी है, ठीक है, उसकी कोई बहन नहीं होगी, लेकिन भाई हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी इज देयर। अगर मैंने बोल दिया ओनली चाइल्ड, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आई हैव ओनली वन चाइल्ड, ठीक है, या मैंने बोल दिया दिस पर्सन इज माई ओनली चाइल्ड, ठीक है। ओनली चाइल्ड का मतलब है कि
यहाँ पे सिर्फ इकलौता बच्चा है, सिंगल चाइल्ड है, ठीक है। और इस सिंगल चाइल्ड का कोई भी सिबलिंग नहीं होगा, नो सिबलिंग्स, कोई भाई बहन नहीं है, इकलौता बच्चा है ये, ठीक है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आपको ऐसी चीज लिखी हुई आती है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फीमेल, ठीक है, मैं ये चीज बोलूं कि माई फादर्स ओनली डॉटर, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि मेरे फादर की, मैं खुद एक फीमेल हूँ, मैं खुद ही ये चीज बोल रही हूँ कि मेरे फादर की, मेरे पापा की इकलौती बेटी, ठीक है, माई वर्ड यूज हो गया, ठीक है। फादर्स बोल दिया मैंने, डॉटर बोल दिया है, ठीक है, मैं खुद ही बोल रही हूँ, ठीक है, एक फीमेल ही बोल रही है, तो इसका मतलब वो खुद की ही बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, मैं खुद की बात कर रही हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है कि अगर मैं, जैसे मैंने बोला मैं एक फीमेल हूं, मैं खुद ही ये चीज बोल रही हूँ कि मेरे पापा की इकलौती बेटी, यानी कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि व्हाट इज माई जेंडर, ठीक है, तो अगर मैं ये चीज बोलूँ कि मेरे पापा की इकलौती बेटी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि क्या पता वो मैं खुद हूं, या हो सकता है मेरी कोई बहन हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, अगर जेंडर स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वो खुद की ही बात कर रहा है इंसान, अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो हो सकता है कि वो अपने अपनी या फिर अपने सिबलिंग की बात कर रहा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, सन में भी सेम ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ओके, अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ गया, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन अ फैमिली, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट इन अ फैमिली का क्या मतलब है कि कोई भी पेरेंट जो है ना वो सिंगल नहीं है, मतलब उसका स्पाउस भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ए कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पापा बी हैं, ठीक है, ठीक। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये जो बी है ना ये सिंगल पेरेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट नहीं है, तो मतलब इसकी वाइफ होगी ही होगी, आपको वो वाइफ शो करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जैसे मर्जी करो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उसने बोला नो सिंगल पेरेंट, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है फैमिली में, कोई सिंगल पेरेंट नहीं है, मतलब स्पाउस है ही है, और वो आपको शो करना पड़ेगा अपने डायग्राम के अंदर जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपको शो करना पड़ेगा डायग्राम में, ठीक है। देखो जब आप कोई फैमिली, हम ना यहाँ पे फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है, तो जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि आपके दादाजी हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, वो डायरेक्टली दादाजी बना देंगे, ठीक है, अपने आप को रखेंगे और बना दिया कि डायरेक्टली दादाजी बना दिया, ठीक है। अब डायरेक्टली तो दादाजी कनेक्टेड नहीं है आपसे, ठीक है, दादाजी किसके थ्रू कनेक्टेड है, आपके पापा के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो जिस पर्सन के थ्रू कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, जिस पर्सन के थ्रू वो रिलेशनशिप बन रहा है, जो पर्सन बीच में एक कनेक्टर का काम कर रहा है, उस पर्सन को भी बीच में बनाना जरूरी होता है, आप डायरेक्टली जो है वो नहीं बना सकते हो। अगर आप बना भी दोगे ना डायरेक्टली तो फॉर श्योर 100% लिख के ले लो, ठीक है, आप गलती करोगे ही करोगे अपने क्वेश्चन को एंड तक करते करते। जब आप एंड तक पहुंचोगे ना अपने डायग्राम में, ठीक है, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको याद ही नहीं होगा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड था या फिर किसी के थ्रू कनेक्टेड था, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे पेपर में बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है, ठीक है, पेपर का प्रेशर होता है, टाइमर चलता है, तो ऑब्वियसली दिमाग में हमें ये चीज़ याद ही नहीं रहती कि हमने क्वेश्चन को किया कैसे था। तो हमें गलती नहीं करनी है, हमें एरर का कोई भी चांस नहीं रखना है, तो हमें ये चीज़ करनी ज़रूरी है कि जो कनेक्टर है जिसके थ्रू रिलेशन बन रहा है उस पर्सन को हम बीच में ज़रूर जो है वो शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ड्रॉ द पर्सन और अ कनेक्टर बाय होम रिलेशनशिप इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के साथ जो पर्सन के थ्रू रिलेशन बन रहा है उसको बीच में बनाना ज़रूरी है। जैसे कि स्पेशली इन लॉज वाले रिलेशंस में ऐसी गलती होने के चांसेस होते हैं। इन लॉज किसके थ्रू होते हैं, हस्बैंड वाइफ के थ्रू बनते हैं, है ना। तो अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, मैंने बोला कि कोई पर्सन ए है, उसके फादर इन लॉ बी हैं, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, फादर इन लॉ डायरेक्टली बना देंगे,
ठीक है, तो डायरेक्टली तो थे नहीं वो, डायरेक्टली तो फादर बनेंगे या मदर बनेगी, ठीक है, डायरेक्टली तो थे नहीं, ठीक है, कोई पर्सन ए है तो उसका स्पाउस होगा, स्पाउस के थ्रू ही फादर इन लॉ बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने दिमाग में जो है ना वो लेके चलना है, ठीक है, इसको माइंडसेट हमने वैसा कर लेना है, हमने फिट कर लेना है इस चीज़ को दिमाग में, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट चीज़ आती है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंडीशंस को याद रखना है, और अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे और क्लैरिफाई होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे जो हमें ब्लड रिलेशन की पूछी जाती हैं, ठीक है। हमारे पास एक टाइप होती है पजल बेस्ड। पजल बेस्ड बेसिकली पैराग्राफ बेस्ड टाइप होती है, ठीक है, जिसमें हमें पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, इसीलिए उसको पजल बेस्ड बोल देते हैं, क्योंकि पैराग्राफ लिखे होते हैं, जैसे मैं बोल दूँ ए इज़ द फादर ऑफ बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली पैराग्राफ बेस्ड और पजल बेस्ड, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास कॉन्वर्सेशन बेस्ड। कॉन्वर्सेशन बेस्ड को हम पॉइंटिंग या फिर इंडिकेटिंग या फिर डायलॉग बेस्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक पर्सन ना बात कर रहा होता है, किसी दूसरे को बता रहा होता है, किसी को बता रहा होता है किसी तीसरे पर्सन के बारे में, ठीक है, इशारा करके, ठीक है, या कोई फोटो लगी होती है उसकी तरफ पॉइंट करके, इंडिकेट करके बता रहा होता है, कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आती है आपके पास कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है। कोडेड में क्या होता है, आपको कोड्स की फॉर्म में रिलेशन दिए होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ स्टार का मतलब, ठीक है, कोई स्टार सिंबल दे दिया, उसका मतलब मुझे दे दिया कि फादर है, ठीक है, या मान लो आपको कोई हैश सिंबल दे दिया, उसका मतलब बोल दिया मदर है, तो आपने क्या करना होता है, उन सिंबल्स के मीनिंग जो है ना वो पुट करने होते हैं, आपको जो भी इक्वेशन दिया होता है, ठीक है, तो आप अपना आंसर जो है वो डिराइव करते हो उसके थ्रू। सबसे सिंपल ना बेसिकली देखने में या सुनने में ऐसा लगता है कि कोडेड डिफ़िकल्ट है, बट कोडेड एक ईजी है, ठीक है, एक इजी टाइप है कोडेड, एक सिंपल टाइप मानी जाती है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन अगर आपको पहली दो टाइप्स आती हैं ना तो कोडेड करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोडेड में बस आपने सिंबल्स के मीनिंग ही पुट करने हैं, आपको बस फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। कोडेड रिलेशनशिप ना बेसिकली आपको आजकल बैंकिंग में स्पेशली बहुत पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी भी पूछता है और अब तो स्टेट एग्जाम्स ने भी पूछना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन बैंकिंग में लेटेस्ट पैटर्न यही है कि आपको पॉइंटिंग वाले तो कुछ खास देखने को मिलते ही नहीं है बैंकिंग में, ठीक है, लेकिन पजल बेस देखने को मिल सकते हैं, बट आपको कोडेड वाले जो है ना वो लेटेस्ट पैटर्न है, कोडेड वाले आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एसएससी भी यही पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है, एंड ऑब्वियसली अब जो आपका स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें भी यही चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो कोडेड एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है बट कोडेड एक लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। चलिएगा, अब सबसे पहले ना क्वेश्चंस करने से पहले हम एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पे कि ऑब्वियस सी बात है, जब हम अपने घर पे कोई रिलेशंस की बात करते हैं, है ना, घर पे हम बात करते हैं कि मेरे पापा हैं या मेरी मम्मी हैं या मेरे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ना फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई बोले कि आप ये रिलेशन बताओ, ठीक है, वो आपका क्या लगता है या वो आपकी क्या लगती है, तो आप बेसिकली दिमाग में अपने एक फैमिली ट्री बनाना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है ना, हमने यहाँ पे फैमिली ट्री ही बनाना है, अब दिमाग में नहीं बनाना है हमने, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप ये सोच के बैठो कि मैं दिमाग में ही कर लूँ, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप दिमाग में नो डाउट कर लोगे लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम हमारे पास पेपर में नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ना ड्रॉ करना है फैमिली ट्री किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, ये सीखेंगे हम पहले, मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, उसके थ्रू हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मुझे बोला सबसे पहले क्या लिखा है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए जो है ना वो किसका फादर है, बी का फादर है, ठीक है। जो ऑफ के बाद लिखा गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, ठीक है, कि ऑफ के बाद कौन है, बी है, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए उसका क्या लगता है, फादर लगता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले यहाँ क्या कर लिया, बी रख लिया, ठीक है। अब बोला ए किसका फादर है, बी का फादर है, तो अभी हमने सीखा था कि जनरेशन का गैप है तो रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, वर्टिकल लाइन से, और क्योंकि ए जो है वो बी से एक जनरेशन ऊपर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए को रख देंगे इसके ऊपर, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये हमने दोनों में गैप जो है वो शो कर दिया, ठीक है। ए फादर है, मेल है, तो हमने मेल का सिंबल लगा दिया, बी का जेंडर तो हमें अभी पता ही नहीं है, खुद से नहीं लगाएंगे, अभी बोला था मैंने, ठीक है।
फिर हमें दे दिया बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है ना वो किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज तो यहाँ से पता चल गई, सिस्टर है तो मतलब बी जो है ना वो फीमेल होगी। ठीक है, किसकी सिस्टर है, सी की सिस्टर है, विच मीन्स बी और सी क्या हो रहे हैं, सेम जनरेशन में आ रहे हैं। ठीक है, बी और सी की जनरेशन क्या होगी, सेम है। यहाँ पे ए और बी की जनरेशन क्या थी, जनरेशन का गैप था। ठीक है, बी और सी सेम जनरेशन में आ रहे हैं, तो मैंने बोला था हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से, और सी को हमने बिठा दिया यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप बी के लेफ्ट साइड पे बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपकी मर्जी है। लेकिन गलती मत करना गैप में, जनरेशन्स में गलती मत करना कि गैप कहाँ पे है और गैप कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बी और सी एक ही लाइन में जो है वो आ गए हैं। अभी हमें सी का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले एक पॉइंट समझना, अगर बी और सी आपस में क्या है, सिबलिंग्स है ना, बी सी की सिस्टर है तो ऑब्वियसली सिबलिंग्स हुए। सिबलिंग्स मतलब कि या तो बहनें बहनें होंगी या भाई भाई, भाई भाई तो होंगे नहीं, खैर बी का जेंडर हमें पता है। ठीक है, तो या तो भाई बहन होंगे। ठीक है, तो अगर ए बी का फादर है, ठीक है, और बी और सी आपस में क्या है, सगे सिबलिंग्स हैं। ठीक है, सिबलिंग्स होता ही सगे है। ठीक है, सगे हैं आपस में, भाई बहन या बहन बहन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए जो है वो सी का भी फादर हुआ, है ना, पेरेंट दोनों का सेम हो गया। ठीक है, सिबलिंग्स के पेरेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, हैव सेम पेरेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट को समझ गए यहाँ पे। चलिए अब अगली लाइन पे चलते हैं। आगे हमें बोला सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी जो है ना वो डी की भी डॉटर है। अब मुझे पता चल गया एक चीज, तो सी डॉटर है यानी कि सी क्या है, फीमेल है। ठीक है, किसकी डॉटर है, डी की, तो डी सी से क्या होगी, एक जनरेशन ऊपर चले जाएगी, डी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। तो ए और डी, क्यों, क्योंकि ए और बी में भी एक जनरेशन का गैप है, डी और सी में भी एक जनरेशन का गैप है, बी और सी सेम जनरेशन के, तो ऑब्वियसली ए और डी भी क्या हो जाएंगे, सेम जनरेशन के हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताएंगे, अगर जैसे हमने किया कि बी और सी आपस में सिबलिंग्स थे तो ए उनका कॉमन पेरेंट है। ठीक है, वैसे ही अगर डी जो है वो सी का पेरेंट है, ठीक है, तो डी ऑब्वियसली बी का भी पेरेंट हुआ, है ना। तो अगर ये पेरेंट्स कॉमन है तो ए और बी आपस में क्या हो गए, स्पाउस हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, हम कनेक्शन बना सकते हैं। और अगर ए मेल है तो ऑब्वियस सी बात है डी हमारे पास क्या हो जाएगी, फीमेल। हम यहाँ पे ना ब्लड रिलेशन में दो ही जेंडर्स कंसीडर करते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास ये फैमिली ट्री जो है वो बन के तैयार है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो सी है ना वो डी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, सी जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, ये तो चलो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऑब्वियसली पहले ही दिया हुआ था, सी जो है वो डी की डॉटर लगती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, तो ए डी का क्या लगता है, हस्बैंड लगता है। ठीक है, बी डी से कैसे कनेक्टेड है, तो बी डी की क्या लगती है, डॉटर लगती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम फैमिली ट्री है ना वो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अब बनाना इजी होगा आपके लिए भी। ठीक है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो ये सेशन देख रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या दिया है, सेकंड, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी। ठीक है, ए जो है ना वो फादर इन लॉ है बी का। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, फादर इन लॉ। अभी हमने पीछे एक पॉइंट पढ़ा था कि ड्रॉ द पर्सन कनेक्टर, यानी कि जिसके थ्रू रिलेशनशिप बन रहा है। जब इन लॉ वर्ड ही लग गया, दैट मीन्स कि रिलेशनशिप जो है वो किसी के थ्रू बन रहा है, मतलब आपके स्पाउस के थ्रू बन रहा होगा। यहाँ पे ए है तो ए के स्पाउस के थ्रू बन रहा होगा। ठीक है, अगर ओके सॉरी, बी के स्पाउस के थ्रू बन रहा होगा, ए फादर इन लॉ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए जो है वो फादर इन लॉ है किसका, बी का। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बी ले लिया। ठीक है, बी के फादर इन लॉ कौन है, ए है। मुझे अभी बी का जेंडर नहीं पता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। यहाँ मैंने बी ले लिया। ठीक है, बी का जेंडर मुझे अभी नहीं पता है। ए फादर इन लॉ है बी के, मतलब बी का कोई ना कोई स्पाउस होगा। ठीक है, मैंने स्पाउस बना लिया। खुद से बनाओगे आप, उसमें कोई भी आपको ABCD लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाम नूम नहीं दिया गया खुद से मत लिखो, बस वहाँ पे डब्बा बना दो एक खाली। ठीक है,
तो जो इसके स्पाउस के फादर होंगे, ठीक है, वही तो बी के फादर इन लॉ हुए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया था, ए फादर हैं तो मेल हो गया, फादर इन लॉ है तो, ठीक है। बी के फादर इन लॉ कौन है, ए है, ठीक है। तो बी का कोई स्पाउस हुआ, स्पाउस के पापा जो होंगे वो बी के क्या होंगे, फादर इन लॉ होंगे। हमें नहीं जेंडर पता है अभी, ठीक है। फिर हमें बोला बी इज द मदर ऑफ सी। बी इज द मदर, मदर यानी कि बी फीमेल होगी, अगर ये फीमेल है तो स्पाउस ऑब्वियसली मेल हो जाएगा, ठीक है। बी किसकी मदर है, सी की मदर है, तो यानी कि सी जो है वो बी से क्या आ रहा है, एक जनरेशन नीचे आ रहा है, तो मैंने सी का बना दिया यहाँ पे, सी का जेंडर नहीं अभी हमें पता, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर सी जो है वो बी का बच्चा है, तो जो बी का यहाँ पे स्पाउस बैठा हुआ उसका भी बच्चा हुआ सी, ठीक है। सी का जेंडर नहीं पता। फिर हमें बोल दिया डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, डी जो है ना वो बी का हस्बैंड है, आगे तो कंफर्म ही कर दिया, तो डी हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डी जो है वो सी का क्या लगता है, तो डी सी का क्या लगा, फादर लगा। अगर मैं आपसे पूछूं सी डी का क्या लगता है, तो आप बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, और आप बोल सकते हो आइदर सन और डॉटर, ठीक है। क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता है, या तो सन है या तो डॉटर है, या हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा ऑप्शंस में कि कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला या तो ऑप्शन दिया जाएगा या इधर वाला ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों में से जो भी दिया होगा आप वो आंसर मार्क कर दोगे। कैन नॉट बी डिटरमाइन हम नहीं बता सकते, ठीक है, या डेटा इनएडिक्वेट भी कई बार लिखा होता है, ठीक है, डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाएंगे। आई होप कि समझ आया होगा किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी दिया हुआ है फैमिली ट्री, एक आप देख सकते हो, ठीक है। दो फैमिलीज दी हुई हैं, एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये, एक रेड में दी है, एक ग्रीन में दी है, ठीक है। एक फैमिली हमारे पास रेड में क्या है, शकुंतला और नारायण की फैमिली, ठीक है। शकुंतला एक फीमेल है, ठीक है, नारायण एक मेल है। शकुंतला और नारायण आपस में क्या है, इनकी मैरिज हो गई, शकुंतला और नारायण की आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो आगे उनकी जो बेटी है एक वीणा दी हुई है, ठीक है। वीणा के आगे सिबलिंग्स दिए हुए हैं, गुरु रवि एंड विष्णु दिए हुए हैं, ठीक है। तो आगे वो सिबलिंग्स बना दिए, इनके पेरेंट्स क्या है, कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद एक फैमिली हमें दी हुई है कृष्णा राव एंड राधा की, ठीक है। राधा एक फीमेल है, कृष्णा राव एक मेल है, ठीक है। अगेन कृष्णा राव और राधा का एक बेटा दिया हुआ है, कौन, लक्ष्मी नारायण, ठीक है। उसके आगे सिबलिंग्स दी हुई है गुरुराज एंड नागराज, ठीक है। तो क्या होता है कि वीणा और लक्ष्मी नारायण की कर दी गई है यहाँ पे मैरिज, ठीक है। वीणा और लक्ष्मी नारायण के आपस में मैरिज हो गई, तो वीणा और लक्ष्मी नारायण की जब मैरिज हुई तो उनको एक बेटा है, दैट इज अर्जुन, ठीक है। अर्जुन का एक सिबलिंग दिया हुआ है, कौन, आकाश, ठीक है। अर्जुन की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है किससे, एनी से, ठीक है। एनी एक फीमेल है, आगे उनकी एक बेटी होती है मायरा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ना 4 जनरेशन जो है वो शो की गई हैं, ठीक है। ये सारे सेम जनरेशन के लोग हैं, ठीक है, ये सारे सेम जनरेशन के लोग हैं, कौन से, जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन के लोग हो गए, सारे एक ही जनरेशन में बैठे हुए हैं। ये तीसरी जनरेशन होगी और ये चौथी जनरेशन हो गई है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि मायरा जो है वो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण से कैसे रिलेटेड है, तो पहली बात तो ये, मायरा और लक्ष्मी नारायण में गैप कितना है, 2 जनरेशन का। तो जब 2 जनरेशन का गैप होता है तो हमें पता है कि आंसर किस में होता है, ग्रैंड में, ठीक है। और क्योंकि मायरा एक फीमेल है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अगर मैं पूछूं लक्ष्मी नारायण मायरा से कैसे रिलेटेड है, तो अगेन 2 जनरेशन का गैप है, ऊपर को जाना है, आंसर आएगा ग्रैंड में, ठीक है। और क्योंकि मेल है तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैटर्नल ग्रैंडफादर है या मैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो क्योंकि लक्ष्मी नारायण अर्जुन के फादर हैं और अर्जुन मायरा का फादर है, तो ये क्या हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर जो है आंसर हो जाएगा, कि पापा की तरफ से वो मेरे ग्रैंड पेरेंट जो है वो लगते हैं, ग्रैंडफादर जो है वो लगते हैं, ठीक है। दैट इज पैटर्नल यानी कि दादाजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। कि मदर्स, कई बार ना हमें ऑप्शंस में इस तरीके से दिया होता है, डायरेक्टली नहीं लिखा होता, ठीक है।
मदर के जो फादर होते हैं, जो हमारे मम्मी के पापा होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? नाना जी बोलते हैं, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर। होते तो ग्रैंडफादर है इंग्लिश में, ठीक है, मैटरनल वर्ड लग गया, यानी कि मम्मी की साइड से नाना जी हो गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं मदर्स मदर, मदर की मदर हो गई, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएंगी, यानी कि नानी जी हो जाएंगी, ठीक है। अगर मदर के ब्रदर की बात की जाए तो जो आपके मामा जी हो गए, ठीक है, ताए चाचा हो गए, इन सब के लिए ना इंग्लिश में जो कॉमन टर्म यूज की जाती है दैट इज अंकल। अगर मैटरनल लग गया है साथ में तो यानी कि मामा की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि मामा की बात यहाँ पे हो रही है, मैटरनल अंकल, ठीक है। मदर की सिस्टर जो होती है वो क्या होती है? मासी होती है वैसे तो, है ना। मदर की सिस्टर जो है वो क्या होती है? मासी होती है। तो यहाँ पे ना एक साथ में टर्म यूज कर लेना, मैटरनल आंट, ठीक है। मैटरनल आंट बोला जाएगा उनको, ठीक है। क्या बोला जाएगा उनको? मैटरनल आंट जो है वो बोला जाएगा, ठीक है, यानी कि मम्मी की तरफ से आंट है वो। इंग्लिश में आंट ही टर्म यूज की जाती है बुआ के लिए, मासी के लिए, ताई चाची के लिए, ठीक है, मामी के लिए, इन सब के लिए आंट वर्ड ही यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, अगर चिल्ड्रन है मैटरनल अंकल के, मतलब पेरेंट्स डिफरेंट हो गए तो कजन लगेंगे वो आपके। जो वाइफ हो गई मैटरनल अंकल की, मामा जी की वाइफ आपकी मामी लगी, उसको हम आंट ही बोलेंगे, ठीक है। अगर मैटरनल आंट लग गया ना साथ में, तो जनरली हम उसको डायरेक्टली जो आपकी मम्मी से कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? मासी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब पेरेंट्स सेम है तो हम मैटरनल उसके लिए टर्म यूज करते हैं जो डायरेक्टली आपकी मम्मी से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है फादर की। अगर हम फैमिली की बात करें तो फादर्स फादर को ग्रैंडफादर बोला जाता है, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर बोला जाएगा, ठीक है। जर्नली हम जो है वो पैटर्नली कंसीडर करके चलते हैं जब हमें ग्रैंड पेरेंट्स स्पेसिफाई नहीं किए होते हैं, ठीक है। फादर्स मदर जो है, फादर्स मदर क्या हो जाएगी? पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि दादी होगी। फादर के ब्रदर को अंकल बोला जाएगा, पैटर्नल अंकल भी बोला जाता है, ठीक है। फादर की सिस्टर बुआ हो गई, आंट, यानी कि पैटर्नल आंट हो गई, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ अंकल कजन हो गए, वाइफ ऑफ अंकल आंट हो जाएगी, ताई चाची जो है। चिल्ड्रन ऑफ आंट कजन हो जाएंगी, हस्बैंड ऑफ आंट, ठीक है, आपकी पैटर्नल आंट हैं यानी बुआ हैं, उनके जो हस्बैंड हो गए आपके फूफा जी लगते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हम उनको भी अंकल ही बोलते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, नेफ्यू क्या होता है और नीस क्या होती है? देखो, जो आपके भाई का बच्चा होगा, ठीक है, भाई का बच्चा क्या लगता है आपका? मतलब लड़का अगर भाई का है तो वो भतीजा लगा आपका, है ना। अगर बहन का लड़का है तो वो आपका भांजा लगा, हिंदी में पंजाबी में, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई की लड़की है तो वो आपकी भतीजी लगी, बहन की लड़की है तो वो आपकी भांजी लगी, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ना हम कॉमन टर्म यूज करते हैं भांजा और भतीजा के लिए, दैट इज नेफ्यू। नेफ्यू मेल होता है, ठीक है, और जो नीस है ना वो फीमेल होती है, ठीक है। कॉमन टर्म यूज करते हैं हम भांजी और भतीजी के लिए, दैट इज नीस। भांजा और भतीजा के लिए नेफ्यू मेल होगा, भांजी और भतीजी के लिए नीस फीमेल होगी, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चंस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ना कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं और कुछ यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं आपके कंजंक्शंस, ठीक है जी। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे पास क्या होते हैं? जैसे हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, विच तो खैर चलो इसमें यूज़ नहीं होगा, वो थिंग्स के लिए यूज़ होता है, बट स्टिल ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होगा। हु हो गया, होम, हुज, विच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि ए इज़ द फादर of B, comma, who is the sister of C, ठीक है। अब ये जो हु यूज हो रहा है ना, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ए के लिए यूज हो रहा है या बी के लिए, कि हु के आगे जो लाइन लिखी गई, जो सेंटेंस लिखा गया है, ये ए के लिए है या बी के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो हु होता है ना, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये यूज होते हैं आपके जो उससे जस्ट प्रायर एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट मतलब ए और बी की बात करूँ या पर्सन्स कह लो, जो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले लिखा जाता है उसके लिए यूज किया जाता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो भी बात हो रही है, हु इज द सिस्टर ऑफ सी, ये किसके बारे में बात हो रही है? बी के बारे में। तो यानी कि आपके रिलेटिव प्रोनाउंस किसके बारे में बताते हैं? सेकंड पर्सन या फिर सेकंड एलिमेंट के बारे में, ठीक है।
ए के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर आगे मान लो, फिर आपकी कंजंक्शंस होती हैं। कंजंक्शंस क्या होती है? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रही हैं, जैसे एंड इज, और, बट, वाइल, एंड समटाइम्स कॉमा भी यूज़ किया जाता है, यही जो हमारा कॉमा होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए इज द फादर ऑफ बी एंड इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है जी। तो अब ये जो एंड इज के बाद जो लाइन लिखी गई है, ठीक है, ये जो लिखा गया ब्रदर ऑफ सी, ये एंड इज किसके बारे में बता रहा है? ए के बारे में कि बी के बारे में? ऑब्वियसली एंड इज बता रहा है पहले पर्सन के बारे में, ठीक है। जो कंजंक्शंस होती है ना, ये बताती हैं फर्स्ट एलिमेंट के बारे में, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस है ये सेकंड एलिमेंट के बारे में रिप्रेजेंट करती हैं आगे अपने जो भी लिखा होता है उनके सेंटेंस में, ठीक है। और कंजंक्शंस रिप्रेजेंट करती हैं उनके आगे जो भी सेंटेंस लिखा गया होता है वो पहले पर्सन के बारे में, ठीक है। तो आज हम जो अभी टाइप करने वाले हैं ना, हम सबसे पहले करने वाले हैं आज पजल बेस्ड। आज की इस वीडियो में हम पजल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इसका क्या आंसर जो है हमारे पास रहेगा। आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। खुद से भी आप अपना सॉल्व करके देखेंगे एक बार, और मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो आप मैच करेंगे कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। चलिए, हमें क्या दिया गया है? डी इज द सन ऑफ ई, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। अभी हमने सीखा था कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। डी जो है किसका बेटा है? ई का बेटा, ठीक है। तो मैंने ई बना दिया, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, वो बना दिया। अब डी उसका बेटा है, तो मतलब एक जनरेशन उससे नीचे है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो क्योंकि सन है तो इसका क्या लगा देंगे? मेल लगा देंगे, ठीक है। फिर हमें बोल दिया एम इज द हस्बैंड ऑफ ई। एम जो है ना वो किसका हस्बैंड है? ई का हस्बैंड है, यानी एम और ई सेम जनरेशन में हो गए। एम रख दिया यहाँ पे, एम हस्बैंड है तो मतलब मेल है, मैंने मेल सिंबल बना दिया। अगर एम मेल है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें दे दिया ए इज द मदर ऑफ ई। ए जो है ना वो ई की मदर है, ए ई की मदर है, यानी कि ए जो है वो ई से क्या हो गई? एक जनरेशन ऊपर हो गई। तो मैंने ए को बना दिया यहाँ पे, क्योंकि मदर है तो हमने फीमेल का सिंबल लगा दिया। फिर हमें बोल दिया ए जो है ना वो टी से मैरिड है। ए किससे मैरिड है? टी से, यानी कि ए और टी सेम जनरेशन के हैं। और अगर ए फीमेल है तो ऑब्वियसली टी जो है वो मेल होगा। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने। यहाँ पे हमारे पास जो ए और टी है ना वो किसके पेरेंट्स हैं? ई के पेरेंट्स हैं, एम के पेरेंट्स नहीं है वो। एम के क्या है? वो इन लॉज हैं, ठीक है। तो एम के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो किसके थ्रू रिलेटेड है? ई के थ्रू रिलेटेड है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। चलो पहले ये चीज़ समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। हमें लिखा हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि निकालना क्या है, किसके बारे में बताना है? टी रिलेटेड टू डी, ट्रांसलेट करो। टी रिलेटेड टू डी मतलब टी डी से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। टी डी का क्या लगता है? या ऐसे लिखा हो टी विद रिस्पेक्ट टू डी। वैसे तो इसमें फ्रॉम और ऑफ यूज़ नहीं होगा, अलग चैप्टर्स में यूज़ होगा, बट स्टिल इस चीज़ को समझ लें। टी फ्रॉम डी, टी ऑफ डी, ठीक है। इन सब में जब भी आपको ऐसी चीज़ें दिख जाए तो हमेशा आपने निकालना कौन होता है? पहले वाला पर्सन। हमेशा आप निकालते क्या हो? पहले वाला क्या लगता है, पहले वाले का क्या रिलेशन है, ठीक है। दूसरे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वाला उसका क्या लगता है, हम ये चीज़ निकालते हैं चारों चीज़ों में, ठीक है। चाहे विद रिस्पेक्ट टू लिखा है, फ्रॉम लिखा है, ऑफ लिखा है, रिलेटेड टू लिखा है, हमेशा निकलता कौन है? फर्स्ट वाला। इसके बारे में बताना होता है, फर्स्ट वाले के बारे में, ठीक है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब हमें बोला टी जो है वो डी का क्या लगता है? टी कहाँ बैठा है? यहाँ पे। डी कहाँ बैठा है? यहाँ पे। तो हमें दिख रहा है गैप कितना है? 1 और 2, 2 जनरेशन्स का गैप है। तो ऑब्वियस ही बात है, आंसर किस में आएगा? ग्रैंड में आएगा, ठीक है। फिर बोला टी जो है वो क्या लगता है? डी का। डी से हमें क्या करना है? 2 जनरेशन ऊपर जाना है। 2 जनरेशन ऊपर जाना है तो मतलब क्या हो जाएगा? और क्योंकि टी मेल है तो क्या होगा? ग्रैंड फादर हो जाएगा, ठीक है। कैसे ग्रैंड फादर हुआ? क्या पैटर्नल है या मैटर्नल है? डी
किसका बच्चा है, ई का, ठीक है, और ई के पापा कौन है, टी, ठीक है। तो जो टी है ना वो डी से कैसे रिलेटेड है, मम्मी के थ्रू रिलेटेड है, दैट इज मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं, हमें ऑप्शंस क्या दिए हैं, मदर्स मदर ये तो कट जाएगा, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ है फादर्स मदर, ये भी कट जाएगा क्योंकि टी तो है ही मेल है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शंस तो वैसे ही कट रहे हैं, जो फीमेल वाले ऑप्शन दिए वो तो वैसे ही कट गए, ठीक है। फादर्स फादर है क्या, फादर्स फादर को तो पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं, ये तो कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, एक ही ऑप्शन मदर्स फादर, ठीक है, मम्मी के पापा हैं वो, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर जो है हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, M is married to N, N is the daughter of U is married to S is the sister of P is the son of Q, R is the mother of S, how is N related to Q? आप बोलोगे अरे मैम आपने तो फटाफट पढ़ दिया, ये हम करें कैसे, आराम से करेंगे, ठीक है। हमें क्या बोला है, M is married to N, M जो है ना वो N से मैरिड है, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले M N से मैरिड है, यानी कि सेम जनरेशन, जेंडर नहीं पता है खुद से नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर बोला N is the daughter, एन डॉटर है, किसकी है बाद में देखते हैं, अगर एन डॉटर है फीमेल है तो ऑब्वियसली एम मेल ही होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, एन इज द डॉटर ऑफ कौन, यू, यू की डॉटर है एन, यानी कि यू एन से क्या है, एक जनरेशन ऊपर है, मैंने यू रख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें बोल दिया यू इज मैरिड टू एस, यू जो है वो एस से मैरिड, एस, ठीक है। हमें बोला एस सिस्टर है पी की, एस को मैंने सिस्टर बना दिया यानी फीमेल कर दिया, अगर एस फीमेल है तो यू ऑब्वियसली मेल है। एस किसकी सिस्टर है, पी की, यानी एस और पी सेम जनरेशन के हैं, सिबलिंग्स के लिए यूज होता है ये, ठीक है। फिर बोला पी इज द सन, पी सन है, सन है तो मैंने मेल लगा दिया, किसका, क्यू का। तो यानी अगर पी और एस दोनों सिबलिंग्स है तो पी और एस दोनों का ही पेरेंट कॉमन हुआ, कौन, क्यू, ठीक है। फिर हमें बोल दिया उसके बाद आर इज द मदर ऑफ एस, आर जो है ना वो एस की मदर है, एस की मदर है यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्यू के एकदम सामने, ठीक है। तो क्यू और आपस में क्या हो गए, स्पाउस हो गए, ठीक है। आर मदर बोली है तो आर को हमने फीमेल बना दिया, तो क्यू ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बोला था पी जो है ना वो क्यू का बेटा है, ठीक है। तो क्यू का बेटा अगर पी है तो ऑब्वियसली एस भी उसकी बेटी होगी, क्योंकि दोनों सिबलिंग्स हैं पी और एस। और उसने बोला आर जो है वो एस की भी मम्मी है, ठीक है। तो आर जो है वो पी की भी मम्मी हुई, क्योंकि सिबलिंग्स हैं दोनों पी और एस, ठीक है। तो क्यू और आर आपस में क्या हो गए, स्पाउस हो गए, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो है वो हो गए, ठीक है। अब हमें थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था वैसे, चलिए कोई बात नहीं। हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पे कि हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू, एन जो है ना वो क्यू से किस तरीके से रिलेटेड है, क्यू बैठा है यहाँ पे, एन बैठा है यहाँ पे, ध्यान से देखो कितना गैप, 1 2, 2 जनरेशन्स का गैप, आंसर किस में आएगा, ग्रैंड में आएगा, ठीक है। फिर हमें बोला एन कैसे रिलेटेड है, नीचे को आना है हमने क्यू से, 1 2 जनरेशन नीचे को आ रहे हैं, और एन क्योंकि फीमेल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब ऑप्शंस में से देखते हैं ग्रैंड डॉटर। अब ये भी देखना है हमने कि ग्रैंड डॉटर कैसे है, कि उनके बेटे की बेटी है या उनकी बेटी की बेटी है, ठीक है। हमें दिया डॉटर्स डॉटर, तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। जो एन है ना वो क्यू की ये बेटी है एस, एस की आगे बेटी है कौन, एन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर्स डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है। आई होप कि अब आपको जो यहाँ पे फैमिली ट्री है वो बनाना आ गया होगा, और लिंक किस तरीके से करना है, किस तरीके से रिलेटेड है आपस में, ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आ गया, अब थोड़ा हम फटाफट से करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, हमने अपनी स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। हमें बोला है यहाँ पे एम इज़ द ब्रदर ऑफ एन, ठीक है, एम जो है वो एन का भाई है, यही बनेगा क्योंकि सेम जनरेशन है, ठीक है। फिर बोला एन इज़ द फादर ऑफ ओ, एन जो है ना वो ओ का फादर है, ठीक है, क्योंकि एन जो है वो ओ का फादर है तो एन ऊपर आएगा ओ नीचे आएगा। ओ इज़ द मदर ऑफ पी, ओ मदर है किसकी, पी की। ओ इज़ द मदर, मदर है फीमेल है किसकी, पी की। अब वेरी इंपॉर्टेंट हु आ गया, तो अभी बताया था हु इज़ मैरिड टू क्यू, ओ मैरिड है कि पी मैरिड है,
अभी तो बताया था कि हमेशा रिलेटिव प्रोनाउंस किसके बारे में बताता है, जो उसके जस्ट पहले लिखा जाता है, यानी कि सेकंड पर्सन के बारे में। ओ और पी में से किसके बारे में बता रहा है, ये पी के बारे में, कि पी जो है ना वो किससे मैरिड है, क्यू से मैरिड है। ठीक है, फिर हमने बोला क्यू इज द सन ऑफ किसका, आर का। क्यू अगर सन है मतलब मेल है, तो पी ऑब्वियसली फीमेल है। क्यू सन है किसका, आर का, और अगर पी बेटी है ओ की, तो जो क्यू और आपका जो बेसिकली आर और आपका ओ हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, सेम जनरेशन के लोग हो जाएंगे। ठीक है, क्यू इज द सन ऑफ आर आ गया, हमें आर का भी यहाँ पे क्या है, जेंडर नहीं पता है। फिर हमें बोला एस इज द फादर ऑफ एन, एस जो है ना वो एन का यहाँ पे फादर है। ठीक है, एस इज द फादर ऑफ एन एंड मैरिड टू टी। अब एंड भी यूज हो गया, दोनों यूज हो गए यहाँ पे, कंजंक्शंस भी और आपकी रिलेटिव प्रोनाउंस भी। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, कंजंक्शन आपका एंड मैरिड टू टी किसके बारे में बताएगा, एंड के आगे जो लिखा गया है फर्स्ट पर्सन के बारे में, यानी कि एस के बारे में। ठीक है, तो ये किसको बता रहा है, एस को। ठीक, एस किससे मैरिड है, टी से मैरिड है, ये बोला गया। ठीक है, एस इज द फादर है, तो टी ऑब्वियसली फीमेल हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें पूछा गया हाउ इज टी रिलेटेड टू ओ, टी जो है ना वो ओ से कैसे रिलेटेड है, ये निकालना है हमने बेसिकली, टी ओ से कैसे रिलेटेड है, कितनी जनरेशन, 1 और 2। आंसर किस में आएगा, ग्रैंड में। ऊपर जाना है तो हमारे पास ये क्योंकि फीमेल है तो क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। ठीक है, कैसी ग्रैंड मदर है, ठीक है, ओ के पापा यहाँ पे कौन है, एन है, और एन के आगे मदर कौन है, टी है। ठीक है, तो पापा की क्या लगती है, मम्मी लगती हैं वो। ठीक है, यानी कि फादर्स मदर जो है हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, W इज द सन ऑफ D। ठीक है, W जो है वो D का सन है, बना लेते हैं, W इज द सन यानी कि मेल ऑफ D। ठीक है, फिर बोला C इज द डॉटर ऑफ D's सन, C इज द डॉटर ऑफ D's सन। अब यहाँ पे एक चीज समझना, D का बेटा कौन है, यहाँ पे हमारे पास W है, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं पे भी ओनली जैसा वर्ड यूज हुआ है, नहीं हुआ है ओनली जैसा वर्ड। अगर वो ओनली सन लिख देता तो हम कंफर्म थे कि W की ही बात हो रही है। ठीक है, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि D का एक बेटा तो W है ही है, हो सकता है D का एक और बेटा हो, यानी कि W का कोई सिबलिंग हो, भाई हो। ठीक है, तो हमें बोला C उसकी डॉटर है, तो या तो C W की ही बेटी है, या फिर C जो है ना वो W के भाई की बेटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें ओनली वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बोला पीज सिस्टर, अपोस्ट्रोफी लगा है, यानी कि पी की जो सिस्टर है ना वो एन है। साइड पे बना लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता अभी कहाँ पे बनना है। पी की सिस्टर है कौन, एन, दैट इज मैरिड टू डब्ल्यू। पी की सिस्टर एन जो है ना वो किससे मैरिड है, डब्ल्यू से मैरिड है, ये बोला गया, यानी डब्ल्यू की वाइफ यहाँ पे कौन हो जाती है, एन हो जाती है। एन की आगे सिबलिंग दिया हुआ है कौन, पी। फिर हमें बोला डी इज द हस्बैंड ऑफ के, डी जो है ना वो किसका हस्बैंड है, के का हस्बैंड है। हमें बोला हाउ इज के रिलेटेड टू सी। अब चाहे आप ये कंडीशन ले लो, ठीक है, चाहे आप ये सेकंड वाली कंडीशन ले लो, दोनों में आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू सी, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, के हमारे यहाँ पे क्या होगी, फीमेल होगी। के सी से कैसे रिलेटेड है, सी से हमें जाना है 1 और 2, 2 जनरेशन ऊपर, यानी कि ग्रैंड में आंसर। और निकालना क्या है, के निकालना है, के क्योंकि एक फीमेल है तो ग्रैंड मदर हो जाएगी। कैसी ग्रैंड मदर, उसके बेसिकली पापा की, चाहे यहाँ से पापा ले लो चाहे ये वाले पापा ले लो। ठीक है, तो पापा के आगे मम्मी है, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगी। ठीक है, पापा की मम्मी है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमें पैटर्नल में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज पैटर्नल ग्रैंड मदर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, अब हमें दे दिया, ओके देखिएगा यहाँ पे, इफ शशांक इज द सन ऑफ प्रज्ञाज हस्बैंड कुशाल। पहले हम ये बनाते हैं कि हमें क्या यहाँ पे कंफर्म दिया हुआ है। हमें बोला प्रज्ञा है कोई, ठीक है, पी, उसका हस्बैंड हमें दिया हुआ है कौन, कुशाल। ठीक है,
तो पी का हस्बैंड है कुशाल। अगर कुशाल हस्बैंड है तो ऑब्वियसली पी जो है वो वाइफ होगी, फीमेल होगी। ठीक है, आगे क्या बोला है हमें, शशांक इनका क्या है, बेटा है। ठीक है, जो पी का हस्बैंड कुशाल है ना, उसका बेटा कौन है, शशांक है। यानी पी और के दोनों का बेटा कौन हो गया, शशांक हो गया। ठीक है, बोला गया है ये हमें कि वो मेल है, सन है। ठीक है, आगे लिखा हु इज द सन ऑफ मालिनी। अब हु किसके लिए यूज हो रहा है, जो जस्ट पहले लिखा गया सेकंड एलिमेंट, दैट इज कुशाल। कुशाल किसका बेटा है, मालिनी का बेटा है। तो हमें बोला गया है हाउ इज मालिनीज हस्बैंड। ठीक है, जो मालिनी का हस्बैंड होगा, ठीक है, मालिनी का हस्बैंड बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्योंकि हस्बैंड वर्ड यूज हो गया है तो मालिनी का हस्बैंड बनाएंगे तो मालिनी फीमेल होगी। ठीक है, तो हमें बोला गया है मालिनीज हस्बैंड रिलेटेड टू शशांक। ऐसे अगर मान लो हमें ये चीज ना गिवन होती, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ना था, ऑप्शंस के थ्रू हमें देखना पड़ना था। हमने ऑप्शंस देखे थे सारे, क्या दिए हुए थे हमें, यहाँ पे क्या दिए थे हमें, ऑप्शन सारे मेल वाले दिए थे। मान लो यहाँ पे हस्बैंड ना लिख के स्पाउस लिख दिया होता। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हस्बैंड ना लिख के स्पाउस वर्ड यूज किया गया था कि मालिनी का स्पाउस। ठीक है, अब जनरली दिमाग में क्या होता है, मालिनी तो एक फीमेल नेम होता है, लेकिन मैंने बोला था नाम के बेसिस पे जेंडर रिज्यूम नहीं करना है। पर क्योंकि हमें ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, मेल वाले ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा वी डोंट हैव एनी चॉइस। ठीक है, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस, तो हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो मालिनी का जो स्पाउस होगा हमें उस यहाँ पे मेल ही जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हस्बैंड कंफर्म कर दिया है। तो ऑब्वियसली अब हमें पता है मालिनी एक फीमेल है। ठीक है, हमें बोला शशांक से कैसे रिलेटेड, शशांक है यहाँ पे, मालिनी का हस्बैंड है यहाँ पे। तो हमने जाना क्या है, हमने जाना है यहाँ से 2 जनरेशन ऊपर, 1 एंड 2। 2 जनरेशन ऊपर जाना है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड में। तो पैटर्नल अंकल तो वैसे ही कट गया। ठीक है, फादर भी वैसे ही कट गया। जो मालिनी का हस्बैंड है वो शशांक का क्या लगता है, ग्रैंड पेरेंट लगता है। ठीक है, ग्रैंड फादर लगता है, इतना पता है हमें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए ले आई हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आराम से, और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से फैमिली ट्री बनाएंगे, एंड उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आप चाहो तो आप अपना आंसर जो है उसको हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। विद फैमिली ट्री यू कैन फॉरवर्ड अस योर आंसर। और वो स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं, जो सिंपली आंसर निकालना चाहते हैं अपने लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, तो अब ये डी आंसर कैसे आया है ये आप लोगों को निकालना है। ठीक है जी, तो चलिए दैट वाज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन, एंड आई होप कि आप सबको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि किस तरीके से हम फैमिली ट्री जो है ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहती है, कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका एग्ज़ाम में एक भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। और रही बात इसके आगे की टाइप्स की, वो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा इंडिकेटिंग बेस्ड एंड जो कोडेड बेस्ड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और किसी भी एस्पिरेंट को अगर कोचिंग लेनी है, किसी भी तरीके की अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, आपके सामने स्क्रीन पे एक नंबर जो है वो मेंशन्ड है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। आप चाहो तो फेज़ 2 मोहाली में हमारा जो ऑफिस है ब्राइट इंस्टीट्यूट का, आप उसे भी विजिट कर सकते हो किसी भी टाइम पर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, and see you in another video. Bye bye and take care.